हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेस्ट के स्टेप्स लेकर आई हूँ। हम लोग शुरू करते हैं। स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। तो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जिसे हम मानकीकृत परीक्षण भी कहते हैं, वो होता क्या है? पहले हमें ये जानना है कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं इसको एक एक करके स्लाइड्स में। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट वह टेस्ट है, कोई भी परीक्षा का, यह कोई भी टेस्ट का एक ऐसा रूप है जिसमें सारे टेस्ट टेकर्स जो होते हैं, जितने परीक्षार्थी होते हैं, दे आंसर द सेम क्वेश्चन। उनको सेम क्वेश्चन दिया जाता है और उन्हें उनका उत्तर देना होता है। और ए सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम कॉमन बैंक ऑफ क्वेश्चंस, या सामान्य बैंक जो होता है क्वेश्चन बैंक, उससे प्रश्नों का चयन उसी तरह से होता है। और एक मानक के रूप में स्कोर एक स्टैंडर्ड और एक कंसिस्टेंट मैनर में किया जाता है, जिससे कि हर व्यक्ति का रिलेटिव परफॉर्मेंस जो है, सापेक्ष परफॉर्मेंस मतलब सापेक्ष प्रदर्शन, दूसरे की तुलना में जो प्रदर्शन है उसका तुलना करना संभव हो पाता है। तो इसमें इसके कुछ इस टेस्ट को बनाने के कुछ स्टेप्स होते हैं। जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो होते हैं, मानकीकृत परीक्षण, बहुत केयरफुली उनको कंस्ट्रक्ट करना होता है। और उसमें जो है कि जो भी स्कोरिंग का प्रोसीजर होता है वो एक जैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। उनके परिणामों को स्कोर करने का, उनका स्कोरिंग का जो तरीका होता है और उनको एडमिनिस्टर करने का, वो टेस्ट लेने का, उसे प्रशासित करने का और उनके रिजल्ट जो आते हैं उनकी व्याख्या करने का एक जैसा प्रोसेस होता है, एक ही तरीके से होता है, एक निश्चित प्रोसेस से किया जाता है। दे कंसिस्ट ऑफ आइटम्स ऑफ हाई क्वालिटी, इसमें उच्च गुणवत्ता की वस्तुएं। आइटम्स यहाँ पर क्या होता है? आइटम्स को हम क्वेश्चंस बोलते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं ना, आइटम्स आर नथिंग बट क्वेश्चंस, ठीक है। तो उनकी गुणवत्ता बहुत अधिक होती है, हाई क्वालिटी के क्वेश्चंस होते हैं। और द आइटम्स आर प्री टेस्टेड एंड सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफिकल्टी वैल्यू। जो भी क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ प्रश्न कर देते हैं, वस्तु नहीं, प्रश्न। प्रश्नों का जो परीक्षण होता है उसका वो सिलेक्टेड होता है किस आधार पर? उनके डिफिकल्टी वैल्यू पर, मतलब कितने कठिन है, कठिनाई के आधार पर उनका सिलेक्शन होता है। डिस्क्रिमिनेशन पावर, वो किस तरह से विभेदीकरण होता है। और रिलेशनशिप टू अ क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म्स, मतलब कि उनका जो क्वेश्चंस चुने जाते हैं और उन्हें प्री टेस्ट किया जाता है और उन्हें डिफिकल्टी के आधार पर सेलेक्ट किया जाता है और उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। मतलब कि एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से अलग होता है, उसका डिफिकल्टी लेवल अलग होता है। एंड द रिलेशनशिप टू क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स, और जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए ही इस तरह के प्रश्न बनाए जाते हैं। और वो ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, जो उद्देश्य होते हैं, वो बिहेवियरल टर्म्स में, व्यवहार के रूप में परिभाषित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो एनी पर्सन कैन एडमिनिस्टर द टेस्ट, कोई भी व्यक्ति टेस्ट को एडमिनिस्टर कर सकता है, मतलब प्रशासित कर सकता है, टेस्ट ले सकता है। एज द डायरेक्शन फॉर एडमिनिस्टरिंग, टाइम लिमिट्स एंड स्कोर्स आर गिवन। कोई भी व्यक्ति उस टेस्ट को किसी ग्रुप में या किसी क्लास में एडमिनिस्टर कर सकता है, मतलब उस टेस्ट को ले सकता है, क्योंकि उस टेस्ट को लेने का जो टाइम लिमिट होता है और उसको लेने का निर्देश जो होता है, किस तरह से लेना है, कितने समय के लिए लेना है और स्कोर्स कितने हैं, वो ये सारी चीज़ गिवन होते हैं, दिए हुए होते हैं उसमें। और दीज आर नॉर्म बेस्ड टेस्ट, ये मानक निर्धारित टेस्ट होते हैं। नॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं? ये टेस्ट जो है सो नॉर्म पर आधारित है। और नॉर्म क्या हो सकता है? एज, ग्रेड या सेक्स,
मतलब क्या हुआ, नॉर्म्स मतलब कोई भी जो टेस्ट है वो मानकीकृत तब कहा जाता है जब उसके मानक निश्चित होते हैं। मानक क्या हो सकता है, एज का मतलब क्या है कि ये 14 ईयर्स के बच्चों के लिए टेस्ट है, ये 12 ईयर्स के बच्चों के लिए टेस्ट है, तो ये नॉर्म दिया होता है कि किस एज ग्रुप के लिए टेस्ट है। ग्रेड, ग्रेड मतलब किस क्लास के बच्चों के लिए टेस्ट है, 7th क्लास के लिए, 8th क्लास के लिए, 6th क्लास के लिए, ये भी उसमें मेंशन होता है। और सेक्स, सेक्स मतलब ये फीमेल के लिए है, गर्ल स्टूडेंट्स के लिए है, या बॉय स्टूडेंट्स के लिए, या दोनों के लिए है, ये भी मेंशन रहता है। ये टेस्ट जो है इसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी पहले ही स्थापित की जाती है। मतलब ये टेस्ट जब बनता है तो उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को टेस्ट कर लिया जाता है। रिलायबिलिटी का क्या मतलब होता है कि कोई भी टेस्ट तभी विश्वसनीय या रिलायबल होता है जब उस टेस्ट को किसी ग्रुप पर, किसी क्लास पर कंडक्ट कराया जाए तो हर बार उसका रिजल्ट एक जैसा हो। मतलब कि अगर 14 क्लास के बच्चों के लिए वो टेस्ट कराया गया और एक क्लास के, सपोज किसी स्कूल के 8 एक ही स्टूडेंट्स पर ये टेस्ट कराया गया, तो अगर वो 8 क्लास का ग्रेड के हिसाब से टेस्ट बना है और उनका जो स्कोर आया, फिर 3 महीने बाद अगर फिर वही टेस्ट उन पर कराया जाए तो उसका स्कोर सेम आना चाहिए। तो अगर दोनों का स्कोर सेम है, दोनों बार लिए जाने पर टेस्ट का स्कोर सेम आता है, तो उस टेस्ट को रिलायबल माना जाता है। और वैलिडिटी क्या होता है किसी टेस्ट का, वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी, बहुत सारी तरह की वैलिडिटी, वैधता होती है, जो मतलब जिस चीज़ के लिए वो टेस्ट बना है, जिस चीज़ को टेस्ट करने के लिए, मैथ्स को टेस्ट करने के लिए बना है, तो उसमें मैथ्स के ही प्रश्न होने चाहिए। इंग्लिश का के नॉलेज को टेस्ट करने के लिए अगर वो टेस्ट बना है तो उसमें इंग्लिश के ही प्रश्न होने चाहिए। और एक मैनुअल दिया जाता है उसके साथ साथ टेस्ट करते समय कि किस तरह से टेस्ट का उद्देश्य क्या है और उसका यूज क्या क्या है, जो उस मैनुअल में लिखा होता है। इस तरह से हमने क्या जाना कि कोई भी व्यक्ति स्टैंडर्डाइज टेस्ट को प्रशासित कर सकता है, ले सकता है क्लास में जाकर, क्योंकि उसमें टाइम लिमिट, स्कोर्स और कैसे टेस्ट लेना है, ये सारी बातें लिखी होती हैं। और ये टेस्ट क्या होता है कि ये नॉर्म बेस्ड टेस्ट होते हैं और इसमें नॉर्म्स क्या क्या होते हैं, एज का नॉर्म होता है, ग्रेड का या सेक्स का, मतलब किस लड़कियों के लिए है या लड़कों के लिए या दोनों के लिए है। और इस टेस्ट की रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीयता और वैलिडिटी यानी कि वैधता पहले से ही स्थापित कर ली जाती है। उसके बाद एक मैनुअल सप्लाई किया जाता है जो कि टेस्ट का उपयोग और पर्पस को बताता है। तो इसमें टेस्ट में जो भी आइटम्स होते हैं, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, वो हाई क्वालिटी के होते हैं और ये टेस्ट के सारे क्वेश्चंस को पहले से टेस्ट किए होते हैं, वो प्री टेस्टेड होते हैं और डिफ़िकल्टी वैल्यू के आधार पर चुने जाते हैं। और डिस्क्रिमिनेशन पावर मतलब कि वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं जो सभी तरह के बच्चों को, एवरेज, जीनियस, बिलो एवरेज, सब तरह को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। क्वेश्चन भी उस तरह के होते हैं, कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं, कुछ डिफ़िकल्ट होते हैं। उसके अलावा उनके मतलब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी जो हैं वो बिहेवियरल टर्म में एक्सप्लेन होते हैं। तो जब किसी टेस्ट को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, ये तो हुआ कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, लेकिन इसे बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स होता है। तो एक मानकीकृत परीक्षण, एक टेस्ट को लेने के लिए क्या क्या किया जाता है, सबसे पहले प्लानिंग की जाती है टेस्ट की, फिर टेस्ट को प्रिपेयर किया जाता है, फिर प्रिपेयर करने के बाद टेस्ट में जो आइटम्स हैं, क्वेश्चन उनका ट्राई आउट किया जाता है, मतलब उसका टेस्ट लिया जाता है बच्चों पर या किसी ग्रुप पर। उसके बाद फिर रिलायबिलिटी की परीक्षा की जाती है, परीक्षण किया जाता है कि फाइनल टेस्ट की विश्वसनीयता क्या है। फिर वैलिड, उसकी वैधता को जांचा जाता है। फिर उसके बाद उसके नॉर्म्स और मानक को तैयार किया जाता है और उसके बाद उसके नियम और रिप्रोडक्शन और टेस्ट के पुनरुत्पादन की तैयारी की जाती है। तो अब हम एक एक करके इन स्टेप्स को समझेंगे। सबसे पहला स्टेप है प्लानिंग। तो कोई भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो होता है उसके लिए उसका सिस्टमैटिक होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए एक प्लानिंग करने के लिए सेटिस्फैक्ट्री प्लानिंग जरूरी है। किसी भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट को बनाने के लिए एक व्यवस्थित और संतोषजनक प्लानिंग जरूरी होती है।
ये टेस्ट को जो भी बनाता है, टेस्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है, जो निर्माण करता है, शुड केयरफुली फिक्स अप द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्ट। उसका टेस्ट जो भी बनाता है उसको टेस्ट की उद्देश्यों को निर्धारित करना होता है कि आखिर वो जो टेस्ट प्लान कर रहा है, बना रहा है, उसका क्या उद्देश्य है, उस टेस्ट के जरिए वो क्या जांचना चाहता है। उसको उस टेस्ट के नेचर को, प्रकृति का निर्धारण करना होगा। फिर टॉपिक, किस तरह के टॉपिक या किस तरह के आइटम्स होंगे उसमें, जैसे मतलब वो अगर उस टेस्ट ले रहा है तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन डालेगा, किस तरह के प्रश्न होंगे। आइटम्स जो होते हैं वो प्रश्न होते हैं, तो वो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे या शॉर्ट आंसर टाइप के आइटम होंगे या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के होंगे या एमसीक्यूज होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ये सारा उसको पहले डिसाइड करना होता है, जो टेस्ट कंस्ट्रक्टर है, जो बना टेस्ट निर्माण कर रहा है। उसके बाद प्लानिंग करते समय ये उसको सोच लेना होता है। उसके बाद उसमें किस तरह के नॉलेज को, इंस्ट्रक्शन को, किस तरह के क्वेश्चन डालेगा। तो जैसे नॉलेज को टेस्ट करना है तो हल्के क्वेश्चन डालेगा, अंडरस्टैंडिंग को तो क्वेश्चन का बोधगम्य बनाने के लिए क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन होगा। एप्लीकेशन, फिर वो जो नॉलेज स्टूडेंट समझेंगे तो उसको वो कहाँ अप्लाई करेंगे ये जांचने के लिए। और फिर इन क्वेश्चन में उनको क्या क्या स्किल, तो स्किल, कौशल जैसे निर्देशों को शामिल करना होगा। इस तरह के ऑब्जेक्टिव उसको उसमें इंक्लूड करना होगा। उसके बाद एक ब्लूप्रिंट उसका तैयार करना होगा। ब्लूप्रिंट में सब क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो ब्लूप्रिंट में ऑब्जेक्टिव पहले डिसाइड होता है, फिर यूनिट किस किस यूनिट से क्वेश्चन डिसाइड, किस किस यूनिट से क्वेश्चन लेना है ये डिसाइड करना होता है, फिर किस यूनिट से और कितने क्वेश्चन लेने हैं, फिर किस तरह के क्वेश्चन लेने हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के लेने हैं, शॉर्ट आंसर टाइप के लेने हैं या लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन लेने हैं। उसके बाद ये भी तय करना है कि किस यूनिट से किस तरह के क्वेश्चन कितने लिए जाएंगे। सपोज 3 यूनिट लिया जा रहा है, 4 यूनिट लिया जा रहा है, तो एक यूनिट से कितने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, कितने शॉर्ट आंसर होंगे, कितने लॉन्ग आंसर होंगे, कितना स्किल का क्वेश्चन होगा। ये सारी चीज़ें प्लान करनी होगी। फिर मेथड ऑफ सैम्पलिंग, ए डिटेल्ड अरेंजमेंट फॉर द, फिर उसके बाद नमूना सैम्पलिंग क्या होता है, नमूना लेने की विधि। सैम्पलिंग में क्या होता है कि किसी भी ग्रुप से कुछ ऐसे कुछ जैसे एक क्लास का ग्रुप है या क्वेश्चन का एक बंच है, उसमें से कुछ क्वेश्चंस को लेना, तो इस तरह से लेना कि हर क्वेश्चन या हर सैंपल के चुने जाने की इक्वल चांस होता है। सैंपल क्या होता है कि एक ग्रुप से कुछ चीज़ों को उठाना, तो कैसे हम इस तरह का सैम्पलिंग करेंगे जिसमें हर के चुने जाने का इक्वल चांस हो, तो ऐसा करेंगे कि हम लॉटरी मेथड करेंगे, सबका नाम चिट में रखकर, और या क्वेश्चंस का चिट बना लेंगे और 100 क्वेश्चंस का चिट बना लिया, उसमें से 10 क्वेश्चन लिया, इस तरह का भी कर सकते हैं। और उसके बाद नमूना लेने के फिर प्रारंभिक कैसे उसको हम एडमिनिस्टर करेंगे टेस्ट को। पहले तो कुछ सैंपल ले लेंगे क्लास से, उन बच्चों पर वो टेस्ट कंडक्ट कराएंगे। तो टेस्ट वो सैंपल जो बच्चों का हम क्लास से लेंगे तो किस तरह से लेंगे, तो उसको सैंपल लेने का रैंडम तरीका यही होगा कि सारे बच्चों का नाम चिट में लिख कर डाल दें और उसमें से 10 जितने हमें सैंपल चाहिए उतना चिट निकाल लेंगे। उसके बाद फिर पहले उन पर प्रिलिमिनरी एडमिनिस्ट्रेशन, फिर फाइनल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा ये भी डिटरमाइन करना होगा। ये सारा अभी प्लानिंग चल रहा है कि नमूना कैसे लेंगे, फिर कैसे प्रिलिमिनरी प्रारंभिक क्वेश्चन को एडमिनिस्टर करेंगे, फिर फाइनल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से एडमिनिस्टर होगा। फिर क्या है कि टेस्ट कितना लंबा होगा, कितना क्वेश्चन होगा, कितना टाइम लिमिट होगा, ये सारी चीज़ें प्लानिंग के समय ही निर्धारित करनी होगी। फिर उसके बाद एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन होना चाहिए टेस्ट में कि कितना स्कोरिंग है, किस क्वेश्चन का कितना मार्क्स है, ये सारी चीज़ें, और किस तरह से टेस्ट एडमिनिस्टर किया जाएगा, ये सारी चीज़ें पहले ही निर्धारित हो जानी चाहिए। तो ये प्लानिंग प्रोसेस में ये सारी बातें तय होनी चाहिए। उसके बाद अब आता है कि हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, कि क्वेश्चंस लिखना है, राइटिंग द आइटम्स ऑफ द टेस्ट। तो आइटम्स ऑफ द टेस्ट लिखना जो है ये है एक रचनात्मक क्रिया है, क्रिएटिव आर्ट है। तो ये राइटर जो लिखता है आइटम या जो क्वेश्चन लिखता है उसकी अंतर्ज्ञान पर निर्भर करता है, उसकी कल्पना पर, इमेजिनेशन पर, इंट्यूशन पर और एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस
उसके अनुभव और उसके अभ्यास पर निर्भर करता है। तो जब हम क्वेश्चन लिखते हैं या जो भी लिख रहा है टेस्ट कंस्ट्रक्टर, तो आइटम को लिखने के समय क्या होना चाहिए, पहले तो सबसे पहला है कि कंप्लीट मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर पर उसकी मास्टरी होनी चाहिए, तभी वो सही क्वेश्चन का पूरे यूनिट से क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उसको वो ले सकता है। अगर उसे पूरे सब्जेक्ट मैटर पर महारत हासिल होगा, तो सही आइटम लिखने के लिए उसको क्या करना होगा, टेस्ट कंस्ट्रक्टर जो है उसको सभी फैक्ट्स उसे पता होना चाहिए और सभी भ्रम और सिद्धांतों का पता होना चाहिए और गलत धारणाओं का भी पता होना चाहिए, ताकि वो गलत चीज़ों को छोड़ सके। तो इन सब चीज़ों से उसे पूरी तरह परिचित होना चाहिए, तभी वो सही टेस्ट आइटम लिख सकता है। टेस्ट आइटम लिखने वाले को एबिलिटी और इंटेलिजेंस लेवल ऑफ द पर्सन को भी जानना है जिसके लिए वो टेस्ट प्रिपेयर कर रहा है, और वो व्यक्ति या वो बच्चे किस लेवल के हैं, उनके मेंटल लेवल का भी और बौद्धिक क्षमता के बारे में उसे पता होना चाहिए, ताकि ये ना कि बहुत हल्का क्वेश्चन सेट हो जाए या तो बहुत भारी क्वेश्चन सेट हो जाए। तो इसलिए उन बच्चों के मेंटल लेवल का भी उसे अंदाज होना चाहिए। द आइटम राइटर मस्ट हैव ए लार्ज वोकेबलरी, उसका शब्दकोश बड़ा होना चाहिए, शब्दावली बहुत होनी चाहिए, so that confusion in writing items may be avoided, इस ताकि आइटम लिखते समय भ्रम से बचा जा सके। जिस शब्द का जो अर्थ हो सही लिखा जाए, वे अर्थ ना लिखा जा सके, तो द वोकेबलरी यूज्ड इन आइटम शुड बी सिंपल एनफ टू अंडरस्टूड बाय वन। और जब भी आप लिखें तो शब्द ऐसे होने चाहिए जो सबकी समझ में आए, बहुत क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, सरल शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए ताकि सभी के समझ में आए। जब टेस्ट आइटम लिखे जाएं, लिखने के बाद फिर उन्हें प्रॉपर तरीके से सही तरीके से व्यवस्थित करना चाहिए और असेंबल एक परीक्षण में इकट्ठा करने के बाद उन्हें सही तरीके से अरेंज करना चाहिए, जो कि अरेंजमेंट इस तरह से होना चाहिए कि पहले इजी आइटम हो तब डिफिकल्ट, इजी टू डिफिकल्ट होना चाहिए अरेंजमेंट क्वेश्चंस का। टेस्ट मतलब क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिसमें कि एवरेज क्वेश्चन ज़्यादा हो, फिर जिससे कि एवरेज बच्चे मतलब क्वेश्चन एवरेज क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा होती है, बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस कम होते हैं और बहुत हल्के क्वेश्चन भी कम होते हैं। तो टेस्ट कंस्ट्रक्टर को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि टेस्ट का पर्पस क्या है, क्या उद्देश्य है इस टेस्ट को बनाने का, कितना टाइम लिमिट है और आंसर किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा। जब टेस्ट का आइटम लिखा जाए तो क्या है कि उसे एक्सपर्ट को दे देना, ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स को देना चाहिए, क्योंकि उस भाषा के और विषय के विशेषज्ञ हों, ताकि वो उसको चेक कर सके कि भाषा में तो कोई त्रुटि नहीं है, कोई गलती नहीं है, और सब्जेक्ट के जो ज्ञाता हैं वो भी उसको चेक करके यह बता सकें कि कहीं गलत आइटम्स या क्वेश्चंस तो नहीं सेट हो गए हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब क्वेश्चन बन जाता है टेस्ट आइटम, तो उसके बाद फिर जब मॉडिफिकेशन हो गया, एक्सपर्ट उसको देख लिए, लैंग्वेज देख लिए, सब्जेक्ट मैटर को देख लिए, तब अब जब सजेशन जो होता है एक्सपर्ट का, उसके बाद टेस्ट उसको सुधार लिया जाता है, फिर टेस्ट को एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार किया जाता है। अब टेस्ट क्या है, प्रायोगिक परीक्षण के लिए तैयार है, मतलब कि परीक्षण में लेकर वो टेस्ट लेकर देखा जाएगा कि इसमें क्या कमजोरी है या क्या उसमें क्या गलती है। तो ये उसकी मतलब अपर्याप्तता, इन एडिक्वेसीज और वीकनेस को पता लगाने के लिए क्या होता है कि उसका ट्राई आउट किया जाता है। तो इसमें क्या है कि इसमें पता चलता है कि कौन सा अस्पष्ट आइटम है, कोई सा क्वेश्चन जो क्लियर नहीं हो रहा है टेस्ट देने वालों के लिए, टेस्ट मतलब बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, कुछ ऐसे आइटम तो नहीं है, कुछ ऐसे तो नहीं है जो कि डिस्ट्रैक्टर कहते हैं। आप जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देते हैं तो डिस्ट्रैक्टर्स दिया जाता है, बहुत क्लोज उसके ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो वो सही हैं या गलत दिए हुए हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए हैं वो सही हैं कि नहीं है डिस्ट्रैक्टर्स, या तो बिल्कुल अलग हैं क्वेश्चन से, या एकदम एक्सट्रीम मतलब एक्सट्रीम टाइप का डिस्ट्रैक्टर तो नहीं है,
या बहुत डिफ़िकल्ट तो नहीं है या क्वेश्चन बहुत इजी तो नहीं है। ये सारी चीज़ों को देखने के लिए तो ट्राई आउट किया जाता है। ये ट्राई आउट हेल्प करता है कि टाइम लिमिट भी सही है कि नहीं, नंबर ऑफ आइटम्स जो टेस्ट में है उसके लिए जो टाइम दिया गया है वो सही है कि नहीं, और क्वेश्चंस जो है वो ओवरलैप तो नहीं कर रहे, एक क्वेश्चन का दो आंसर तो नहीं हो रहा है, या दो जगह एक ही तरह के क्वेश्चन तो नहीं सेट हो गए हैं। ये सारी चीज़ों को देखा जाता है। उसके बाद ट्राई आउट किस तरह से किया जाता है, तो ये एक्सपेरिमेंटल ट्राई आउट में 3 स्टेज होता है। पहला होता है प्रेलिमिनरी, प्रारंभिक प्रयास। इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअली किया जाता है और इसको मॉडिफाई किया जाता है। इसमें क्या क्या चीज़, लैंग्वेज डिफ़िकल्टी देखा जाता है और एम्बिग्विटी, कहीं द्विअर्थी शब्द तो नहीं प्रयोग में आ गया है। तो ये करीब 100 इंडिविजुअल पर प्रिलिमिनरी ट्राई आउट किया जाता है। 100 व्यक्तियों पर ये टेस्ट को कंडक्ट कराया जाता है और देखा जाता है कि इसमें लैंग्वेज की दिक्कत तो नहीं है, या आइटम्स या क्वेश्चंस जो है वो द्विअर्थी तो नहीं है, या किसी एक क्वेश्चन का दो क्वेश्चन एक ही जैसे तो नहीं सेट हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए 100 व्यक्तियों पर ये टेस्ट को कंडक्ट 100 व्यक्तियों पर ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है और इसकी व्यवहारिकता देखी जाती है। और उसके बाद आइटम, ताकि आइटम्स जो हैं, क्वेश्चन जो हैं, उनको सुधारा जा सके। तो ये हुआ प्रिलिमिनरी, इसमें 100 व्यक्तियों पर ये टेस्ट कराया जाता है और ये देखा जाता है, उनके टेस्ट के परफॉर्मेंस से पता चलता है कि इसमें कहाँ पर दिक्कत है। फिर दूसरा है द प्रॉपर ट्राई आउट, ये 400 व्यक्तियों में किया जाता है। इसके पहले 100 व्यक्तियों में पर किया गया, अब 400 व्यक्तियों पर। इसका सैंपल शुड बी सिमिलर फॉर दोज whom द टेस्ट इज इंटेंडेड। अब ये जिन व्यक्तियों के लिए टेस्ट बना है उसी तरह के, उन्हीं जैसे 400 व्यक्तियों पर ये टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। प्रॉपर ट्राई आउट करते हैं, उचित प्रयास। इसमें पर्पस क्या है इस ट्राई आउट का, कि सेलेक्ट द गुड आइटम फॉर द टेस्ट एंड रिजेक्ट द पुअर आइटम। अब इसमें क्या होता है कि जिनके लिए टेस्ट बना है उसी तरह के लोगों पर ये टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, और इसके बाद इसमें जो सही आइटम है उसको सेलेक्ट किया जाता है, और जो पुअर आइटम है जिनका जो बहुत हल्के हैं या बहुत डिफ़िकल्ट हैं या वेग हैं या एम्बिगुअस हैं, उनको हटा दिया जाता है। इसमें दो एक्टिविटीज़ होती हैं। पहला में आइटम एनालिसिस, क्वेश्चन को एनालिसिस किया जाता है। टेस्ट क्या मतलब ये देखा जाता है कि ये बहुत इजी तो नहीं है या बहुत डिफ़िकल्ट तो नहीं है। हर आइटम डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी अमंग हाई और लो अचीवर्स। अब ये क्या है कि कैसा हर क्वेश्चन इस तरह से होना चाहिए कि वह हाई अचीवर्स और लो अचीवर्स के बीच में विभेदीकरण कर सके, अंतर स्पष्ट कर सके कि हाई अचीवर उसको, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे जो हाई अचीवर है वही उसको आंसर दे पाएगा, लो अचीवर्स उसको नहीं दे पाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिससे सभी लोग दे सकते हैं। तो ये प्रोसीजर जो है ये जज करता है किसी भी क्वेश्चन के क्वालिटी को जज करने के, इसलिए इसको आइटम एनालिसिस कहा जाता है। इसमें स्टेप्स होते हैं कि टेस्ट पेपर शुड बी अरेंज्ड हाईएस्ट टू लोएस्ट स्कोर। इसमें टेस्ट पेपर को हाईएस्ट से लोएस्ट स्कोर के फॉर्म में अरेंज किया जाता है, और उसके बाद देखा जाता है कि 27% टेस्ट पेपर फ्रॉम हाईएस्ट और 27% टेस्ट पेपर फ्रॉम लोवेस्ट को सेलेक्ट किया जाता है। मतलब ऊपर से अच्छे स्कोर वाले 27% और लोवेस्ट स्कोर वाले 27% को सेलेक्ट किया गया पेपर को। अब उसके बाद देखना है कि जो छात्र अपर और लोअर ग्रुप में है 27% वाले दोनों में से, उन ईच अल्टरनेटिव फॉर ईच, उस प्रत्येक परीक्षण आइटम के लिए उनको प्रत्येक विकल्प का चयन किया। जब आइटम एनालिसिस only good items with appropriate difficulty level and satisfactory discriminating power are retained and from the final test। अब क्या होगा कि जो उसके बाद उपयुक्त कठिनाई स्तर वाले जो क्वेश्चन हैं और जो विभेद कर रहे हैं हाई और लो अचीवर्स के बीच में, उन्हीं आइटम्स या उन्हीं प्रश्नों को रखा जाता है। यहाँ आइटम जहाँ भी है उसका हिंदी, यहाँ वस्तु कहीं कहीं लिखा हुआ है, उसे आप प्रश्न ही समझेंगे, प्रश्न ही लिखा। फिर और अंतिम परीक्षा, तब फिर फाइनल ट्राई आउट होता है। प्रॉपर ट्राई आउट के बाद क्या होता है कि सेटिस्फैक्ट्री डिस्क्रिमिनेटिंग पावर वाले क्वेश्चन और अप्रोप्रिएट डिफिकल्टी लेवल वाले आइटम्स को रखा जाता है। फिर डिजायर्ड नंबर ऑफ आइटम को सेलेक्ट करके जो ब्लूप्रिंट है उसके हिसाब से ब्लूप्रिंट में जिस यूनिट से जितना
आइटम लेने का तय किया गया था उसके हिसाब से उसको आइटम को सेलेक्ट किया जाता है डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से, और फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाता है और टाइम लिमिट सेट किया जाता है। उसके बाद फाइनल ट्राई आउट होता है। फाइनल ट्राई आउट में क्या होता है कि लार्ज सैंपल में बहुत सारे लोगों के बीच ये बहुत सारे व्यक्तियों के बीच ये टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को टेस्ट किया जाता है। तो ये फाइनल ट्राई आउट बताता है कि ये टेस्ट कितना इफेक्टिव है, जब ये कितना इफेक्टिव होगा जब इसे जिसके लिए ये टेस्ट बना है उन पर जब ये एडमिनिस्टर किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि ज़्यादा लोगों पर एडमिनिस्टर करके इसकी वैधता और विश्वसनीयता जांची जाती है, ताकि ये फाइनल जिनके लिए बना है उन पर एडमिनिस्टर किया जा सके, और यह पता चलता है कि ये कितना इफेक्टिव होगा, कितना प्रभावशाली होगा। अब रिलायबिलिटी, जैसा मैंने बताया कि जब टेस्ट बन गया, फाइनली बन गया, अब क्या है कि फ्रेश सैंपल में ये फिर कंडक्ट कराया गया और रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट निकाला गया। इसमें क्या है कि टेस्ट सैंपल 100 पर कराया गया, तो रिलायबिलिटी कैसे हो गया, कैसे टेस्ट होगा, इस नमूना 100 से कम नहीं होना चाहिए। 100 लोगों पर ये टेस्ट कंडक्ट कराया गया और इसकी रिलायबिलिटी की टेस्ट करने के लिए टेस्ट रीटेस्ट मेथड अपनाया गया। मतलब एक बार टेस्ट किया गया तो स्कोर सपोज की आया 50 एक का, कोई भी फिर 100 सैंपल का लिया गया तो स्कोर उनका अगर आया तो फिर रीटेस्ट लिया गया उसी सैंपल पर, वही लोगों पर फिर से रीटेस्ट। तो अगर सेम स्कोर आया तब तो ये टेस्ट रिलायबल माना जाएगा। अगर स्कोर अलग अलग आ गया तो ये टेस्ट की रिलायबिलिटी नहीं मानी जाएगी। इसलिए इसको टेस्ट रीटेस्ट सेम सैंपल पर 2 बार टेस्ट करके देखा गया कि स्कोर में सेम स्कोर आता है कि नहीं। दूसरा है स्प्लिट हाफ मेथड। स्प्लिट हाफ मेथड में क्या हुआ कि जो टेस्ट आइटम्स है उसको आधा आधा हिस्सा में बांट दिया गया और दोनों हिस्से को टेस्ट कराया गया सेम ग्रुप, मतलब वही सैंपल को दोनों पोर्शन दिया गया एक, और उसके बाद उनका स्कोर को देखा गया। तो अगर सेम स्कोर रहता है तो इसे रिलायबिलिटी माना गया। इक्विवेलेंट फॉर्म मेथड में क्या हुआ कि एक जैसा समकक्ष फॉर्म विधि में एक ही जैसा 2 क्वेश्चन बनाकर उन्हें दिया गया। तो ये रिलायबिलिटी जो है ये टेस्ट स्कोर की कंसिस्टेंसी अगर सेम है, टेस्ट स्कोर जब बार बार टेस्ट लेने पर सेम स्कोर आ रहा है तो उससे पता चलता है कि ये टेस्ट रिलायबल है। वैलिडिटी क्या बतलाता है, फाइनल टेस्ट वैलिडिटी जब होता है फाइनल ट्राई आउट के बाद तो वैलिडिटी किया जाता है। ये टेस्ट बोलता है कि जिस चीज को मेजर करने के लिए टेस्ट बना है वो कितने अच्छे से उसको मापता है, मेजर करता है। सपोज कि किसी का इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी देखने के लिए टेस्ट बना है, तो ये देखना है कि कितनी अच्छी तरह से वो इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी को टेस्ट करता है। So if a test measures a trait that is intends to measure well, then the test can be said valid. अगर वो अच्छे से मापता है तो valid कहा जाएगा। इसका it is correlation of test with some outside independent criteria. इसका क्या है कि बाहर के किसी स्वतंत्र मानदंड के साथ इस परीक्षण का सहसंबंध स्थापित किया जाता है, तब इसकी वैलिडिटी को स्टैब्लिश किया जाता है। नॉर्म्स ऑफ द फाइनल टेस्ट। अब छठा स्टेप क्या है कि टेस्ट कंस्ट्रक्टर क्या है कि वो नॉर्म्स बनाता है कि नॉर्म्स से पता चलता है कि उसका औसत प्रदर्शन के लिए के रूप में नॉर्म्स को बताया जाता है। तो वो मीनिंगफुली बनाए जाते हैं नॉर्म, जिसके लिए ये टेस्ट के अंक की सार्थकता को व्याख्या किया जाए। अब नॉर्म्स क्या है कि इसमें होता है कि नॉर्म्स किस क्लास के लिए बना है, किस एज ग्रुप के लिए ये टेस्ट बना है, और इसका किस सेक्स के लिए, लड़कों के लिए, लड़की के लिए, या सबके लिए, या किस एज ग्रुप के लिए। तो जो स्कोर हमें ऑब्टेन होता है इस टेस्ट में, वो अगर इस कोई अर्थ अगर नहीं पता चलेगा, जब तक कि मानदंड नहीं होगा तब तक इस टेस्ट का अंक से अंक को किसी भी क्षमता या विशेषता से जोड़ा नहीं जा सकता है। तो इसलिए नॉर्म सभी परीक्षण कोई भी परीक्षण हर एज ग्रुप के लिए नहीं यूज कर सकता। इसलिए
ये स्पेसिफिक होना चाहिए कि कौन सा टेस्ट किस नॉर्म के लिए है, किस नॉर्म को फुलफिल करने के लिए, या किस नॉर्म, किस एज, किस क्लास के लिए बना है, ये स्पष्ट होना चाहिए। उसके बाद क्या है, आखिरी स्टेप है कि प्रिपरेशन ऑफ मैनुअल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ टेस्ट। मैनुअल क्या है, लास्ट स्टेप है जो टेस्ट कंस्ट्रक्शन में बनाया जाता है, और इसमें साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज की सूची दी जाती है। इसमें क्या है कि नॉर्म और रेफरेंस को रिपोर्ट किया जाता है। मतलब है कि ये क्लियर इंडिकेशन देता है कि किस तरह से ये टेस्ट को कंडक्ट कराया जाएगा और क्या स्कोरिंग मेथड होगा और कितना टाइम है इस टेस्ट को, टाइम लिमिट क्या है, 1 घंटे का है, आधा घंटा का है, या और फिर स्कोरिंग मेथड में है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का है तो ये कंप्यूटराइज्ड है या फिर इस मैनुअल है और इसके मार्क्स 1 नंबर का है हर क्वेश्चन, या कुछ क्वेश्चन 1 नंबर का है, कुछ 4 नंबर का है, कुछ 10 नंबर का है। तो ये सारी चीज़ें स्कोरिंग मेथड भी पता चलता है, और इसमें टेस्ट से रिगार्डिंग जो भी इंस्ट्रक्शन है ये आता है मैनुअल में। स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो है वो स्टूडेंट्स की एबिलिटी के विकास के दर को मापता है। ये हमें ये मदद करने में, ये जानने में मदद करता है कि छात्रों को कहाँ पर अधिगम में दिक्कत हो रही है, यह डायग्नोस करता है, ये निदान करता है, उसके बाद पता करता है उनकी दिक्कतों को और उसका निदान करने में मदद करता है। ये टीचर को हेल्प करता है कि अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने में और स्कूल के इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम को भी प्रभावशाली बनाने में मदद करता है। ये इसका रेफरेंस है, हमने इनकी मदद ली गूगल से भी। दैट्स ऑल। सो ये हो गया स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनाने का तरीका। थैंक